हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस के जनवरी मंथ के पॉलिटी और गवर्नेंस के सेक्शन को। इन केस यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद द विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स, वी हैव बीन कवरिंग देम फ्रॉम अगस्त 2022 मंथ ऑनवर्ड्स, पॉलिटी और इकोनॉमी के सेक्शन को। तो वो वीडियोस आई बटन में लिंक कर दी जाएंगी, यू कैन कंसिडर गिविंग देम अ वॉच। Also, we have these videos on इकोनॉमिक सर्वे, जो विजन आईएएस की कंपाइलेशन आई है इकोनॉमिक सर्वे की 12 चैप्टर्स की, वो भी हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, मेंस के भी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिस्कस किए हैं। यू कैन कंसिडर गिविंग दोज वीडियोस टू अ वॉच। अब देखिए, जो आज की वीडियो है, उसका जो पहला टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। साथ ही में आप जानते हैं, अगर आप जीएस2 के पास्ट या पेपर्स उठा के देखेंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर पे कम से कम 3 से 4 बार पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन आया है, बहुत रीसेंट ईयर्स में कह रही हूँ। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। और साथ ही में आप ये भी जानते हैं, अगर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, पिछले पीवाईक्यूज उठाएंगे, तो उसमें भी मॉन्टेस्क्यू के ऊपर के सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया था कॉन्सेप्ट, तो मॉन्टेस्क्यू उसका आंसर था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। So separation of powers is an important topic for you. But before I begin with the discussion, in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. अब देखिए, अगर हम पहला टॉपिक डिस्कस करें सेपरेशन ऑफ पावर, तो हम इस व्हाई इज इट इन न्यूज, हम इसे डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली सरकार द्वारा ये डिमांड रखी जा रही है कि जो कोलिजियम सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स को डील करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केस में, उस कोलिजियम सिस्टम में वी शुड हैव सम एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो कोलिजियम है, जिसमें 4 सीनियर मोस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 5 मेंबर बॉडी है। तो जैसा हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू कहते हैं कि पूरे संसार में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जहां पे जजेस आर अपॉइंटिंग देमसेल्व्स, जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस। तो इसमें बहुत सारा नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व है, क्योंकि क्या हो रहा है बंद दरवाजों में हमें नहीं पता, किस तरह से अपॉइंटमेंट्स होती हैं, किस तरह से ट्रांसफर्स होते हैं, वी नेवर नो। तो इसीलिए हमें वहां पे चेक्स एंड बैलेंस करने के लिए एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेशन चाहिए। यानी कि कुछ जो लोग हैं वो, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें, उनकी अपॉइंटमेंट की, तो कुछ आने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, और अगर हम हाई कोर्ट जजेस की बात करें तो उनकी अपॉइंटमेंट में कुछ आने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सजेशंस हम रिसेंटली देख रहे हैं। ओके, वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो स्टेटेड। अब साथ ही में हम ये भी जानते हैं कि रिसेंटली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, ही इज ऑल्सो बिन इनटू न्यूज अ लॉट, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो केशवानंद भारती जजमेंट 1973 की थी, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रीन को एस्टैब्लिश किया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का मतलब क्या होता है? आपके पास आर्टिकल 368 के तहत, यानी कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत अमेंडिंग पावर्स हैं। यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली यू कैन, पर आप उन चीजों को अमेंड नहीं कर सकते जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर्स हैं, जैसे सेक्युलरिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरलिज्म। क्योंकि अगर आप इनको अमेंड कर देंगे तो मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही रीराइट कर दिया। अमेंडिंग पावर डज नॉट गिव यू द पावर ऑफ रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, दैट इज द बेसिक फीचर। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है ना, ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के खिलाफ जाती है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज द कॉन्सेप्ट यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग वेरी नाइसली। आपके जीएस2 के सिलेबस का एक पार्ट है कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो आता है यूके के, यूके से आता है ये पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन हमारे केस में, ऑल्दो जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा कि क्योंकि आप पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर एक रोक लगा रहे हैं ये जुडिशियल रिव्यू लाके केशवानंद भारती के बाद से, ठीक है, तो दैट इज नॉट द थिंग, क्योंकि पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ द पीपल। यही है ना कि हमने अपने लोग वहां पे इलेक्ट करके भेजे हैं, तो वो बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, राइट? इसका मतलब यही है। तो आपने जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन हमारी बाउंड्रीज बना दी, तो इसका मतलब ये है कि आपने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को इन्फ्रिंज कर दिया। लेकिन आपके
जो मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पता होना चाहिए कि ब्रिटिश जो कॉन्सेप्ट है, वहां के केस में क्या होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू का एटलीस्ट थ्योरी में कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। वहां पे जुडिशरी कोई भी लॉ जो यूके की पार्लियामेंट ने बनाया है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकती, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो फिर हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का सिस्टम फॉलो करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का सिस्टम फॉलो करने की वजह से जुडिशियल रिव्यू अपने आप ही सुप्रीम बन जाता है। जुडिशियल रिव्यू अपने आप ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टेनेट बन जाता है, क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज किया गया है या एक लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो ये चीजें न्यूज थी, जो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स पे, कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है क्या। अब देखिए, हमारी सरकार में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी। पार्लियामेंट को लॉ बनाने होते हैं, एग्जीक्यूटिव को लॉज को इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना होता है, जुडिशरी को ये देखना होता है कि जो लॉ बना है और जिस तरह से इंप्लीमेंट हुआ है वो सही था कि नहीं, इन कॉन्सोनेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन था कि नहीं, दे एडजुडिकेट। ठीक है, तो ये तीनों को अपने अपने काम देखने हैं। ओके, जिसे हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। आप अपने अपने डोमेन में स्पेशलाइज्ड हैं, उसे कीजिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और चीज शुरुआत में ही बताना चाहती हूँ कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के बेस पे लाई करता है चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट को लॉ बनाने का जिम्मा दिया गया है, पर जो पार्लियामेंट लॉ बना रहा है वो सही तरह से बना रहा है कि नहीं, अपना जो उनको बाउंड्री दी गई है उस बाउंड्री को तो नहीं लांग रहा। तो जुडिशियल रिव्यू, चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। फिर अगर मैं कहूं कि पार्लियामेंट कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस अप्लाई करता है जुडिशरी पे, कोई अगर जज जो है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, अगर उनको रिमूव करना है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल की बात करें तो पार्लियामेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं, इंपीचमेंट हो सकती है अगर स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउसेस की हो जाए। क्योंकि अगर कोई जज अपने डोमेन को लांगेगा या प्रूव्ड बिहेवियर होगा या प्रूव्ड इनकैपेसिटी होगी, तो इस तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम पार्लियामेंट का चेक्स एंड बैलेंसेस देखें एग्जीक्यूटिव पे, तो पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव पे चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट, दैट यू वेरी वेल नो। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, जब हमें पता है कि 3 ऑर्गन्स हैं, उनको अपना अपना काम करना है, लेकिन अगर वो अपना अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए आता है चेक्स एंड बैलेंसेस। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं कि भारत के केस में अगर हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ना है तो हमें कुछ यूनिक फीचर्स पता होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो यूएसए जैसा नहीं है। अगर आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट आती है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो कहाँ से सब, मतलब एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर्स कौन सी कंट्री में एग्जिस्ट करता है, वो यूएस में एग्जिस्ट करता है, और हमने उन्हीं से सीखा है ये सेपरेशन ऑफ पावर्स, बस हमने खुद को मॉडिफाई कर दिया है। हमारे केस में एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। ठीक है, वहां पे आपने क्या देखा है, तो आपके मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप यूएस के सेपरेशन ऑफ पावर्स और इंडिया के सेपरेशन ऑफ पावर्स में डिफरेंस पढ़ के जाएं। ठीक है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यूएस के केस में क्या होता है, आपने देखा जो मिस्टर बाइडेन है, जो बाइडेन, वो एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस, वो लॉ मेकिंग में पार्ट नहीं लेते, पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी जो काउंसिल यानी कि कैबिनेट जो है उनका, वो तो हमारे पार्लियामेंट का ही पार्ट है, एमपीज हैं सारे के सारे, है ना। तो हमारे यहाँ पे रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, वहां पे बाइडेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस, वहां के लेजिस्लेटर का पार्ट नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो एब्सोल्यूट है, पर हमारे केस में एमपीज ही यानी कि जो लेजिस्लेटर्स हैं वही बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव, तो एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर्स तो नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये यहाँ पे जो भी चीजें टेबल में लिखी हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स मिसिंग है, अगर आपको अपने आंसर में लिखना हो जो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही में यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा है। अब देखिए आपके प्रीलिम्स में ना, क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि मोंटेस्क्यू जो 18th सेंचुरी एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, वो इनकी एक किताब से आया है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो ये तो आपको पता है, क्योंकि
जो प्रेलिम्स का एक आंसर था वो भी मोंटेस्क्यू ही था, लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में एरिस्टोटल भी दिया हुआ है और मोंटेस्क्यू भी दिया हुआ है तो आपको एरिस्टोटल से ही मार्क करना है। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल के ही हमने वर्क्स में पहली बार देखा था जब उन्होंने कहा कि देखिए देयर हैज टू बी लाइक 3 एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही वेंट ऑन टू डिस्क्राइब देम। वन हैज टू बी जनरल असेंबली जो लेजिस्लेचर होगा, वन हैज टू बी पब्लिक ऑफिशियल्स जो एग्जीक्यूटिव होगा, एंड द अदर वन हैज टू बी जुडिशरी जो एडजुडिकेट करेगा चीजों को। तो एरिस्टोटल जो एक 4th सेंचुरी बीसीई के फिलोसोफर हैं, Aristotle is a father of a lot of things, father of political science, father of modern science, father of this, that. तो उन्होंने बेसिकली पहली बार ये चीज एस्टैब्लिश की थी कि 3 विंग्स होने चाहिए। कहीं ना कहीं अपने क्रूड फॉर्म में तो हमें यहाँ से मिल रही है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, कि सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी ही क्यों है भारत के केस में। पहली बात तो सेपरेशन ऑफ पावर होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स, जो संविधान हमें इतने सारे राइट देता है, तो जुडिशरी जो फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो अगर अगर जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई भी लॉ या फिर कोई भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारी राइट टू प्रिवेसी फॉर एग्जांपल, जो एक फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 21 के तहत, उसको इन्फ्रिंज करता है, तो जुडिशरी वुड कम इन, हम उनके पास जाएंगे और वो कहेंगे मिस्टर पार्लियामेंट और मिस्टर एग्जीक्यूटिव यू कांट डू दैट। जैसे जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हुआ था, जो एक 9 जज बेंच बैठा था और उन्होंने कहा कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स कम्स अंडर इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, नंबर 2, प्रिवेंट्स अब्यूज ऑफ पावर। अब क्या है कि अगर हम सारी पावर्स एक ही इंसान में दे दें, जस्ट टेक एग्जाम्पल, हमने एग्जीक्यूटिव को ही लॉ मेकिंग पावर भी दे दी, एग्जीक्यूट भी आप ही ने करना है और आपने एडजुडिकेट भी करना है, यानी कि आपने जो बनाया है वो सही है कि नहीं, जो रूल बनाया आपने वो आप ही पे डिपेंड करता है। यू आर द जज ऑफ योर ओन कॉज, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ही खिलाफ चला जाता है। तो आप क्या करेंगे? अब्यूज ऑफ पावर करेंगे, राइट? तो अगर हमने 3 विंग्स में बांट दी पावर्स और वो एक दूसरे पे चेक भी रख रहे हैं, तो इससे क्या कर दिया हमने? प्रिवेंट कर दिया अब्यूज ऑफ पावर को, बिकॉज एवरी पर्टिकुलर विंग हैज ओनली लिमिटेड पावर्स। जो प्रिवेंट करता है डिक्टेटरशिप की राइज को, अनार्की की राइज को, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को प्रमोट करता है, ठीक है। तो हमने पॉइंट 1 देखा प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स, पॉइंट 2 देखा प्रिवेंट्स अब्यूज ऑफ पावर, और पॉइंट 3 हम देख रहे हैं एंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो देखिए कोलिजियम सिस्टम में एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेशन को क्रिटिसाइज इसीलिए जुडिशरी करती है क्योंकि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। जब एनजैक आया था, जिसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था, और फिर 2015 में उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उन्होंने यही कहा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, क्योंकि अगर एक एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी कोलिजियम सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव जो है वो अपॉइंटमेंट जो करेगा जजेस के, वो अपने हिसाब से करेगा। मे बी जो जजेस उनको सही लगते हैं वो अपॉइंट होंगे। कोई ऐसे पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, ऑल्दो उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होंगे, या पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन और जो सरकार है वो कई मुद्दों पे सेम ही होती है उनके स्टैंड, जैसे कि आरटीआई के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को ना लाया जाए, इसमें सबका इंटरेस्ट है, चाहे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या ऑपोजिशन पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो। तो इस तरह की जजमेंट अगर हमें पता है कि इस साल में सुने जाने वाली है या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप उस तरह के जजेस को अपॉइंट करेंगे जो आपको लगता है आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे या आपके फेवर में जजमेंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर किसी को एक एक काम दे दो, वो उस काम में मास्टर बन जाएगा, ठीक है। मिनिमाइजेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वही चीज जब आपने फेयरली डिफाइन कर दिया है हर किसी की बाउंड्री को, और फिर हर किसी की बाउंड्री को डिफाइन करने के बाद ऊपर सबसे एक कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू, कि सबने अपनी बाउंड्री को लांगा तो नहीं है, देन ऑफ कोर्स द कॉन्फ्लिक्ट का पॉसिबिलिटी गेट्स मिनिमाइज्ड बिटवीन दीज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ओके, इश्यूज इन, अब लेकिन ऑफ कोर्स कुछ इश्यूज हैं। अब देखिए ये जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड, कुछ इसके फेवर में है, कुछ इसके अगेंस्ट में है, कुछ इसके नेचर के बारे में बात करते हैं, ये भी हम एंड में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कहीं कहीं चीजें स्पेसिफिक हैं और आपको याद ही करना है। यहाँ पे इतने सारे जुडिशियल जो प्रोनाउंसमेंट्स है वो मैं समझा नहीं सकती कि इसका केस क्या था, ये सबको आप, ये आपको इसमें से 4-5 याद कर लीजिए और अपने आंसर में लिखाइएगा, ठीक है।
अब इश्यूज क्या है सेपरेशन ऑफ पावर में? डेडलॉक्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अभी चल रहा है, लॉ मिनिस्टर जो है हमारे कुछ समय से हम रोज कोई एक स्टेटमेंट देख रहे थे जो किरण रिजिजू बोलते थे, फिर वहां से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ कुछ बोलते थे, ठीक है, फिर उसके बाद जस्टिस किशन कौल ये कहते थे कि अभी तक हमने फाइल्स भेजी हुई हैं, कोलिजियम ने कब की अपॉइंटमेंट की, वो दे आर सिटिंग ऑन इट, एग्जीक्यूटिव इज सिटिंग ऑन इट। एग्जीक्यूटिव कहते थे यानी कि किरण रिजिजू कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वी आर सिटिंग ऑन इट, हम टाइम लेंगे कंसिडर करने के लिए। तो ये डेडलॉक सेपरेशन ऑफ पावर के केस में हो सकता है। ओके जब अगर फॉर एग्जांपल जुडिशरी नहीं सब कुछ करना होता, गैजेट में भी वही नोटिफाई कर देते, वापस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर अभी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आप मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है, जिससे अभी अपॉइंटमेंट कंडक्ट की जाती हैं, ठीक है। वैसे तो ये एंड में हमें देखना चाहिए था बट स्टिल ओके। तो देखिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है क्या? पहली बात तो जो जो कोलिजियम सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम का आपके संविधान में कोई मेंशन नहीं है। अगर आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आती है दैट द कोलिजियम सिस्टम इज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ पर्टिकुलर वे, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज कोलिजियम सिस्टम ना ही तो किसी एक्ट से आया है, ना ही संविधान से आया है, तो ना स्टैट्यूटरी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर है क्या? ये एक अग्रीमेंट से आया है जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ये अग्रीमेंट जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है बिजनेस डीलिंग्स के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, वैसे ही मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर भी एक अग्रीमेंट ही है जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस एस्टैब्लिश की हैं कि कैसे हम अपॉइंटमेंट्स करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की। ओके तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हम देखें मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, तो वो कैसे होती है, ठीक है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हाई कोर्ट जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो शुरू होती है रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट कोलिजियम से, ठीक है। हाई कोर्ट में अपना एक कोलिजियम है, तो वो रेकमेंड करते हैं कि देखिए ये बेसिकली कुछ कुछ और हमें इस तरह के जजेस चाहिए, ये नाम है, ठीक है। अब हाई कोर्ट के कोलिजियम ने ये रिकमेंडेशंस किसको भेजी? केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब क्या होगा? ओके अब सेंटर के पास ही पहुंच गई, दे हैव रिसीव्ड दीज रिकमेंडेशन। तो फिर उसके बाद अब सेंटर क्या करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन मांगती है कि मिस्टर स्टेट गवर्नमेंट, आपको तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि इन जजेस ने कभी कुछ गलत किया हो, ठीक है, कुछ सब कुछ ठीक है। फिर साथ ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी इनपुट मांगते हैं कि क्या इन्होंने कभी कंट्री की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इसके खिलाफ कोई ट्विटर पे पोस्ट तो नहीं लिखी, या इनके कोई संबंध इधर उधर, क्या इन्होंने कभी किसी एनमिटी तो नहीं प्रोवोक की दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज के बीच में, है ना। तो आईबी का और स्टेट गवर्नमेंट का इनपुट मांगती है केंद्रीय सरकार। फिर क्या करती है, केंद्रीय सरकार को लगा हाँ जी सब कुछ ठीक है, फिर उसके बाद ये जो रिकमेंडेशन की फाइल्स हैं ये भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम क्लियर कर देती है ये सारे नामों को, ठीक है। और फिर ये सारे नाम क्लियर करने के बाद ये फाइल दोबारा रिटर्न की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर तो उन्हें नाम सही लग रहे हैं, सब कुछ फाइनल हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट में नोटिफाई कर देगी अच्छा दे आर अपॉइंटेड, जो भी नाम थे। लेकिन अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत है, ओके तो फिर दोबारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वापस भेज देती है सुप्रीम कोर्ट को। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम अगर दोबारा कहे नहीं हमें यही वाली अपॉइंटमेंट चाहिए, तो इस बार द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बाउंड, ठीक है, द गवर्नमेंट इज बाउंड टू नोटिफाई दी अपॉइंटमेंट्स। तो ये आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड इंस्टेंस में दे आर बाउंड टू अपॉइंट दोज पर्टिकुलर नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से डेडलॉक हो सकता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। चैलेंजेस इन डिवीजन ऑफ फंक्शन, ओके नाउ व्हाट इज रिटन हियर। अब देखिए क्या है, हमने कह दिया कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट करती है एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन हमारे यहाँ पे मैंने बताया कि रिजिड तो है ही नहीं है, बहुत सारा ओवरलैप है हमारे फंक्शंस में और पावर्स में। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव है, राइट, हेड ऑफ द स्टेट आप कहते हैं उनको, लेकिन प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद लॉ बनाते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, right, article 123, how does that happen? Because we have overlap of functions, we have
वी डोंट हैव रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इफ द लेजिस्लेचर कैन ओनली लेजिस्लेट, अगर लेजिस्लेचर केवल लॉ ही बना सकता था तो फिर जो उनको प्रिविलेज दी हुई है आर्टिकल 105 के, कुछ मेंबर्स की प्रिविलेज है, कुछ हाउस की प्रिविलेज है, कुछ हाउस की कमिटीज की प्रिविलेज है, उसको कोई भी ब्रीच करता है तो आप उनको पनिश कर सकते हैं। तो जब आप किसी को पनिश कर रहे हैं तो आप क्वाजाई जुडिशियल फंक्शन करते हैं। तो यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है हमारे केस में इट challenges the division of function because we have overlapping powers, okay, leads to encroachment of other organ, okay. Modern interpretation of the doctrine recognizes incidental functions by one organ without, तो अब देखिए यहाँ पे वही चीज लिखी है कि पावर स्ट्रगल हो सकता है, अंडरमाइनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि अगर ओवरलैप है तो फिर आप हर किसी को रहेगा। जुडिशियल एक्टिविज्म को कहा जाता है, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म पार्लियामेंट के खिलाफ जाता है। तो ये कुछ कुछ वही 3 चीजें हैं जो एक बार रिपीट कर करके लिखी हुई हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, प्रमोट कीजिए प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर समझाया ना, ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में सारी गाइडलाइंस लिखी हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे नहीं। लेकिन एक यहाँ पे दिक्कत है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं लिखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोलिजियम के डिसीजन में कितनी देर में एक्ट करना है, कितने दिनों में एक्ट करना है। तभी तो जस्टिस संजय किशन कौल जी ये कहते हैं दैट द एग्जीक्यूटिव इज सिटिंग ऑन फाइल्स, ओके, बिकॉज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में कोई भी वर्णन नहीं है कि टाइम फ्रेम कितना है, कितने दिनों में सेंटर को नोटिफाई करनी है अपॉइंटमेंट को। तो इसीलिए यहाँ पे आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी ऐसा कोई कोलिजियम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में तो एक वॉइड छूट रहा है, तो उसको वॉइड को फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की अपनी जजमेंट में PLR प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वर्सेस महानदी कोल फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, आप अगर अपने आंसर में लिख रहे हैं तो PLR प्रोजेक्ट्स लिमिटेड केस भी लिख सकते हैं 2021। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कोलिजियम रिकमेंडेशंस देता है इट मस्ट बी क्लियर्ड बाय द सेंटर विद इन 3 to 4 वीक्स, ताकि कोई डेडलॉक अराइज ना हो। ठीक है, तो 3 to 4 वीक्स का यहाँ पे बेसिकली रिकमेंडेशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में स्टेट किया है। प्रमोटिंग, तो हमें इसे बिल्कुल टाइमलाइन को फॉलो करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। देखिए एक चीज आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि इट इज नॉट अबाउट पार्लियामेंट की ईगो या फिर जुडिशरी की ईगो या एग्जीक्यूटिव की ईगो, अल्टीमेटली ऑल 3 of the organs are functioning for the welfare of the citizens, and if you are not fulfilling that work of yours, एनीवेज आप एक दूसरे से जो लड़ रहे हैं वो पॉलिटिक्स लगती है। तो आप पॉलिटिक्स तो खैर मत लिखिएगा, बट स्टिल अल्टीमेटली तीनों ऑर्गन्स को अपने पार्ट पे एक दूसरे के कामों के लिए रिस्पेक्ट और वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए। और डेडलॉक क्योंकि वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ जाता है, यू मस्ट रिजॉल्व इट एट द अर्लीस्ट। अब देखिए, क्योंकि अगर आप अपने मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो जो रीसेंट स्टेप्स लिए गए हैं उसमें आप लिख देंगे ये PLR प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का केस, और साथ में नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल भी लिख सकते हैं 2022 का। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब होता है जो भी एक मिनिस्टर नहीं लेके आता, मिनिस्टर के अलावा कोई भी, चाहे वो रूलिंग पार्टी का इंसान हो, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी का कोई MP हो, ठीक है, तो वो जब एक बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो अभी जब सेशन हुआ था उसमें राज्यसभा में नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल लाया गया था, ठीक है, तो ये बिल्कुल एनजैक को इन्होंने, वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, ये नेशनल जुडिशियल कमीशन कर दिया, क्योंकि आप एग्जैक्ट नाम का तो बिल दोबारा नहीं ला सकते ना, तो इसीलिए तो ये नेशनल जुडिशियल कमीशन भी बेसिकली एनजैक ही होगा, जो अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स, रिमूवल, इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ एग्जीक्यूटिव का भी रोल होगा, कुछ जुडिशरी का भी रोल होगा, ऐसा ही सेट करेगा एनजैक जैसा। पर ऑफ कोर्स क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल था सो नथिंग वुड बी डन। ये आपके पास आंसर के लिए एक एडिशनल पॉइंट होता है। अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, रिसेंटली उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो आपके लिए आपके आंसर क्वेश्चन बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से कि पेंडेंसी ऑफ केसेस 5 करोड़ है। पहले एक स्टेटमेंट देंगे वो कोर्ट एंड कोर्ट में कि तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए और इसकी रूट्स पे क्या लाई करता है, ठीक है। तो अगर हम किरण रिजिजू की ही स्टेटमेंट्स देखें जो
ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आती रहती हैं, तो उनका ये कहना है देखिए पेंडेंसी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेल के प्रोविजंस भी सुनती है, बेल की पिटिशंस भी सुनती है, तो उनको बेल की पिटिशन सुननी बंद कर देनी चाहिए। दूसरा किरण रिजिजू ने कहा, वो मैं आपको आंसर ही बता रही हूँ क्योंकि जो उन्होंने कहा वो आपके आंसर के पॉइंटर्स हैं, ठीक है। तो फिर दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए आप बहुत ज़्यादा वेकेशन पे जाते हैं, तो वेकेशन पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा कि कोलिजन सिस्टम में इतना नेपोटिज्म है और इतना यहाँ पे डेडलॉक एग्जिस्ट करता है बार बार, और इसी वजह से वैकेंसी हो जाती है, तो वैकेंसी की वजह से ऑफ कोर्स कम लोग हैं केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो ज्यादा पेंडेंसी है। तो ये कुछ कुछ चीजें उन्होंने बोली जो आपका रीजंस क्या है पेंडेंसी ऑफ केसेस का आंसर बन जाता है, ठीक है। उसका ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कुछ एडिशनल कि हमारे इंडिया के केस में क्या है, जज टू पॉपुलेशन रेशो बहुत कम है, ठीक है। हमारे भारत के केस में 19 जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, विच इज अ ह्यूज गैप। अगर हम यूएस की बात करें तो वहां पे 100 जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, अगर हम यूके की बात करें तो वहां पे 50 जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। तो आपको एक जजमेंट लिखनी है, यू कैन नोट इट डाउन। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का ये एक केस है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस भी आप इसे लिख सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया था कि आप इंक्रीज कीजिए जज टू पॉपुलेशन रेशो टू एटलीस्ट 50 पर मिलियन अगले 5 साल में। तो देखिए अगले 5 साल तो 2006 में खत्म हो जाने चाहिए, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि एक्सेस टू जस्टिस जो है ना, जैसे यहाँ लिखा है एक्सेसिबिलिटी, वो कम हो जाती है, ठीक है। जब केवल 19 ही जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, तो आप खुद समझ सकते हैं। पर अब क्या स्टेप्स लिए गए हैं जब आपसे पूछा जाए, है ना, तो फिर ऑफ कोर्स आप उसमें लिख सकते हैं कि भारत के केस में एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट एग्जिस्ट करता है 1987 का, जहां से फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक्ट क्या कहता है कि सारी विमेन irrespective of their financial status, they are entitled to free legal aid. Scheduled caste, scheduled tribes and children के लिए भी free legal aid available है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कुछ जो measures लिए गए हैं उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे एक जजमेंट लिखी है अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्पा सदन 2016। अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्पा सदन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए हमारे ना संविधान में एक आर्टिकल है जिसमें हम पढ़ते हैं राइट टू लाइफ, तो हम राइट टू लाइफ पर समझते हैं कि सांस लेना जीना, इसको हम राइट टू लाइफ कह देते हैं, कोई मारे ना इसको हम राइट टू लाइफ कह देते हैं। हाँ फिजिकली भी राइट टू लाइफ एग्जिस्ट करता है, बट इट इज बियॉन्ड दैट। लाइफ का कॉन्सेप्ट है कि आप एक डिसेंट लिविंग आपकी हो रही है कि नहीं, ठीक है। इज योर लाइफ इवन वर्थ लिविंग और नॉट, और वो वर्थ लिविंग कहाँ से होगा जब आपके पास राइट्स हैं, यू हैव अ बंडल ऑफ राइट्स एंड यू गेट एक्सेस टू देम। कोई उसको इन्फ्रिंज करे तो आपके पास एक्सेस टू जस्टिस है, ठीक है। तो द वर्ड लाइफ इज एक्चुअली क्वालिटी लाइफ, ये अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सदन 2016 के केस में कहा गया था, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि राइट टू लाइफ में बाकी राइट्स भी आते हैं, सारे राइट्स अगर आपको मिल रहे हैं तभी तो आप क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे। तो अगर आपको वो सारे राइट्स नहीं मिल रहे तो एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, आप बाकी कोर्ट्स के पास जाएं कि मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक्सेस टू जस्टिस के 4 कॉम्पोनेंट्स हैं, ओके। 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक तो इफेक्टिवनेस ऑफ एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म, यानी कि जिस पर्टिकुलर पिटिशन को आप लेके गए थे आपके साथ जस्टिस हुआ है, इफेक्टिवनेस, वो जजमेंट जो आई है वो आपके उस पर्टिकुलर कॉज को सैशिएट कर रहा है। दूसरा स्पीडी एडजुडिकेशन, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तीसरा रीजनेबल एक्सेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि ये ई कोर्ट सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है कि जस्टिस आपके फोन में है ना, क्योंकि आप इतनी जल्दी यू कैन गेट रिड ऑफ योर केसेस, ये डिस्प्यूट्स, है ना। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट का अब एक ही बेंच है जो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के भी और डिफरेंट डिफरेंट बेंचेस होने चाहिए वैसे तो,
अगर आपको डिस्टेंस कम करना है जस्टिस और लोगों के बीच में। चौथा है अफोर्डेबिलिटी ऑफ द मैकेनिज्म, जो फ्री लीगल एड से आता है, जो मैंने क्या चार यहाँ पे जो आपको अपने आंसर में लिख के आना है एक फ्लो चार्ट बना के, ठीक है, एक सर्कल बनाइए, उसके चार विंग्स बनाइए और लिखिए इफेक्टिवनेस ऑफ एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म, स्पीड, और तीसरा है एक्सेसिबिलिटी, और चौथा है अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, और स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं अगर हम कह रहे हैं एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, स्पीड, इफेक्टिवनेस, तो इनके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। आप रेगुलेट कीजिए फीस ऑफ लॉयर्स, ठीक है, जो हम भर सकते हैं उतनी फीस ही होनी चाहिए। दूसरा, एस्टैब्लिशिंग नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है कोर्ट्स का और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का, सो यू एस्टैब्लिश नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। प्रमोट कीजिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, एडीआर, क्योंकि जितना आप कोर्ट के चक्कर आपको कम काटने पड़े, जितना कॉम्प्रोमाइज से, जितना कोर्ट्स के बाहर चीजें सुलझ सकती हैं, उतना कोर्ट्स में नहीं सुलझ सकती, ठीक है। और जो डिसरिस्पेक्ट होगी किसी की वो अलग, ऐसा कोर्ट खुद कहता है, ठीक है। प्रमोटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कोर्ट्स, ओके। अब यहाँ पे लिखा है कि क्यों ही चाहिए हमें अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल जस्टिस, ठीक है, तो क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है, फिर साथ में 25% कोर्ट फीस के साथ साथ यहाँ और चला जाता है। अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, फ्री लीगल एड के तहत जितने भी एलिजिबल लोग हैं उसके okay, only 12 lakh persons benefited in around 80% of the population under free legal aid, ठीक है, तो केवल 12 लाख लोग ही बेनिफिट कर पा रहे हैं फ्री लीगल एड के तहत, जबकि 80% ऑफ पॉपुलेशन आती है फ्री लीगल एड के अंदर इंडिया की, ठीक है। लो बजटरी एलोकेशन, तो यहाँ पे स्पेंडिंग, जो स्पेंडिंग होनी चाहिए जुडिशरी पे, वो सिर्फ 0.08% है जीडीपी का 2011 से 2016 के बीच में, ये आप पॉइंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है ना, देखिए जस्टिस का मतलब केवल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं होता, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में बहुत कुछ आता है और उसके ऊपर स्पेंडिंग चाहिए। 0.08% ऑफ जीडीपी केवल जस्टिस पे जा रही है, जो कोर है हर पर्टिकुलर कंट्री का, ठीक है, तो उस पर आप इतना ही स्पेंड कर रहे हैं, तो हाउ वुड इट वर्क, राइट। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रही थी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ईच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस कैन चेक दी अदर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये आपको पता है हमारे सेपरेशन ऑफ पावर्स के कोर पे लाई करता है चेक्स एंड बैलेंसेस। नंबर 1 पॉइंट डन। नंबर 2, ऑल्दो absolute and rigid separation of power does not exist in the constitution, हमारे केस में absolute और rigid separation of powers नहीं है, पर कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताते हैं और वहां पे हमें लगता है कि एब्सोल्यूट ही है हमारे सेपरेशन ऑफ पावर, जो आपको डेफिनेटली लिखना है। आर्टिकल 50 को लिखे बिना ऑफ कोर्स आपका जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि स्टेट को सेपरेट करना है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। इसका मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट होने चाहिए। इसका मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है एग्जाम्पल, उसके हाथ में लॉ में जुडिशरी की पावर भी नहीं होनी चाहिए, वो मैजिस्टीरियल फंक्शन नहीं होना चाहिए डीएम का, एटलीस्ट जब हम आज़ाद हुए उसके बाद तो ओके तो एग्जीक्यूटिव शुडंट गेट द जुडिशरी की पावर्स एज लॉन्ग एज इट्स फाइन। ओके आर्टिकल 50, आर्टिकल फिर उसके बाद आप जरूर लिखिएगा आर्टिकल 53, आर्टिकल 154। आर्टिकल 53 क्या है, आर्टिकल 50 क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 52 क्या कहता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो फिर आर्टिकल 53 बाय लॉजिक आप समझने की कोशिश कीजिए क्या होता होगा कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो किस में होगी, प्रेसिडेंट में, और जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो किस में होगी, गवर्नर में, वो आर्टिकल 154 कहता है। तो इसका मतलब हमने क्या किया कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अलग से मेंशन किया है कि एग्जीक्यूटिव वही है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 361 लिखा है। आर्टिकल 361 यहाँ पे आपने क्या होता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं उनको इम्यूनिटी मिल जाती है कोर्ट प्रोसीडिंग से, वो बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं है टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो ये चीज आर्टिकल 105 क्या है, प्रिविलेजेस जो होती हैं 194 in case of state legislatures, privileges और freedom of speech and expression of MPs, तो जो भी वो बोल रहे हैं है ना, तो जो भी कुछ वो बोलेंगे उसके लिए उनको
प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता एमपीज को, आप जानते हैं। तो यहाँ पे आपने सेपरेट किसको कर दिया, जुडिशरी को और पार्लियामेंट को, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि कोर्ट में जो भी बोला जा रहा है, कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग है उसे बैठ के, कोर्ट नहीं, पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग चल रही है या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उसे बैठ के जो कोर्ट्स हैं वो उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। आर्टिकल 122 एंड आर्टिकल 211, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल 50, आर्टिकल 361, आर्टिकल 105 एंड 194 प्रिविलेज के बारे में, आर्टिकल 122 एंड 212, ये आप याद करके जाइए, क्योंकि इनसे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं रिजिड ही है सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेकिन फिर हमें एक और हमारे केस में पता चलता है कि वी हैव ओवरलैप ऑफ द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे आप ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर लिखिए, आर्टिकल 123 ऑफ द प्रेसिडेंट, और आप क्या लिखेंगे, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ठीक है। इनसे क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू आता है। आप खुद सोचिए, अगर आप कह रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, जैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि कितने भी राइट्स दे दीजिए, लेकिन जब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही नहीं एग्जिस्ट करता तो उन राइट्स का क्या मतलब। अब चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में इस दुनिया के हर तरह के राइट्स है, राइट टू लेजर, राइट टू रिलैक्स, राइट टू दिस दैट, जो आप सोच भी नहीं सकते, पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है। इट्स अ वेस्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज रबिश। अगर आपके जो राइट्स दिए गए हैं उसको कोई इन्फ्रिंज कर रहा है तो आप उस जस्टिस ही नहीं सीख कर सकते उसके खिलाफ। तो व्हाट नॉनसेंस इज दैट। तो फिर जब आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देख रहे हैं, आर्टिकल 13 में कोई भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ स्टेट एक्ट करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसमें आना है, हाई कोर्ट को, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 142 क्या है, जो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लॉ भी बना सकती है, विशाखा गाइडलाइंस आप याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, जैसे केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ओके, 1973 का ये केस है जिससे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आता है। आयर कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पे ये 2007 का केस है जिसमें बोला गया था, जिसको हम नाइन्थ शेड्यूल केस भी कहते हैं, कि नाइन्थ शेड्यूल में बेसिकली कहा जाता है कि जो भी लॉज इसमें लिखे गए हैं ना, ऐड किए गए हैं, वो जुडिशियल रिव्यू के परे हैं, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका एक पार्ट है जुडिशियल रिव्यू, और उसको कोई भी स्केड्यूल, कोई भी लॉ इम्प्रिंज नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसके बाद राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में क्या हुआ था, वही सारी चीजें, हैज नॉट इंडीड रिकॉग्नाइज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इट्स एब्सोल्यूट रिजिडिटी। जी हाँ, एब्सोल्यूट रिजिडिटी में नहीं एग्जिस्ट करता, पर जो फंक्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के सरकार के, वो सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। इससे ज्यादा और डिफरेंशिएट करना या रिजिडिटी देना जरूरी नहीं है हमारे केस में। द सिस्टम इज वर्किंग गुड, ओके। तो आई थिंक ये 1955 का एक केस है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1967 का केस, ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी, इट इज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर टू मेक द लॉ दी, ओके। तो इन्होंने साफ बोला है कि देखिए लेजिस्लेचर को बनाना है लॉ, एग्जीक्यूटिव को इम्प्लीमेंट करना है लॉ को, जुडिशरी को इंटरप्रेट करना है कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के विद इन था या नहीं था, सिंपल, बस इतना ही काम है तीनों का। फेडरलिज्म, यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज अब देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में और जो केंद्रीय सरकार है उनके बीच में हम रिसेंटली बहुत सारे तरह के टसल्स देख रहे हैं। आपके GS2 में डेफिनेटली इस पे एक सवाल आ सकता है, ठीक है। और आया भी है, 2018 जब जजमेंट आई थी तो फिर उसके बाद आपके GS2 में क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो आपको जिस भी तरह का टसल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में अभी, वो सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। और ये जो टसल है वो पिछले 4-5 साल से छिड़ा हुआ है कि स्टेटहुड की डिमांड है आम आदमी पार्टी की, फिर उसके बाद LG के ऊपर काफी देयर अ लॉट ऑफ टॉक, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। तो इन रीसेंट टाइम्स a tussle is going on between UTs and center and due to overlapping functions affecting routine administrative work in UTs। तो देखिए आप जानते हैं कि जो IAS ऑफिसर्स हैं या ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं जो दिल्ली में पोस्टेड हैं, अब वो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं या फिर LG के अंडर आते हैं, यानी कि केंद्रीय सरकार के अंडर आते हैं। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जैसे रिसेंटली कहा कि
इम्प्लीमेंट किसने करना है? आईएएस ऑफिसर्स ने। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो आईएएस ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। पर आईएएस ऑफिसर्स दिल्ली सरकार के तहत नहीं आते और दिल्ली सरकार ने सारी पॉलिसियां बनानी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब वो डायरेक्ट ही नहीं कर सकते किसी आईएएस ऑफिसर को कि आप हमारा ये काम करो, तो इनएफिशिएंसी आ जाती है ना, और उसका ब्लेम किस पे जाएगा? दिल्ली सरकार पे। तो ये सारा यहाँ पे मुद्दा है। लेकिन ऑफ कोर्स जो केंद्रीय सरकार है वो भी अपने पार्ट पे सही है, जब उनका ये कहना है कि दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल है, यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे एम्बेसीज हैं, यहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं इतने सारे, तो यहाँ पे रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो वी नीड आईएएस ऑफिसर्स इन ऑल इंडिया सर्विस, सो वेरियस अदर रीजंस। एंड यूनियन टेरिटरी असल में है क्या? यूनियन ऑफ इंडिया का ही तो एक एक्सटेंशन है ना। तो वो जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है वो ये रहेंगी ही, ठीक है। यू आर नॉट अ स्टेट, यू कैन नॉट बी मेड वन, ये उनका पार्ट है। ओके, तो लेट्स सी यहाँ क्या लिखा है। अब देखिए 2018 की जजमेंट जो आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था, जो आ रखा है पेपर में एक बार, तो उसमें क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आप देखिए अगर अपने आंसर में मेंशन कर रहे हैं 2018 की ये जजमेंट, तो आप GNCTT वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लिख सकते हैं। ओके, तो आप क्या लिखेंगे उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो एलजी है, एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो बस 3 मैटर्स ऐसे हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। उसमें आप बेसिकली अपना आपका पॉइंट हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आते दिल्ली सरकार के। पर इन 3 चीजों को छोड़ के यू आर बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, पर हाँ एक चीज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको भी करनी है दिल्ली की, आप जो भी डिसीजंस लेते हैं वो आप कम्युनिकेट कीजिए एलजी को, ठीक है। तो आपको कोई ऐसे कोई परमिशन नहीं लेनी है, बट ऑफ कोर्स यू कम्युनिकेट स्टफ, और ये तो प्रेसिडेंट को भी करना होता है, राइट। जो पीएम है, जो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं सारे पॉलिसी डिसीजंस और लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स को प्रेसिडेंट को। ये एक संविधान का आप पढ़ते हैं अपने लक्ष्मीकांत में, आई थिंक उसमें लिखा है, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दिल्ली एज यूटी। तो देखिए 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, उसने क्या किया था? नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। स्पेशल स्टेटस कैसे दिया था? कि आपको अब मिलेगी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो देखिए आपके लिए ये जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मेंशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसने 2 आर्टिकल्स को इंसर्ट किया था, आर्टिकल 239AA और आर्टिकल 239AB, ठीक है। आर्टिकल 239AA ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि देखिए आज से, यानी कि जब हम ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रहे हैं, अब से यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया दिल्ली को बोला जाएगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एनसीटी ऑफ दिल्ली हम कह रहे हैं, ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद से कहना शुरू हुए हैं। और आर्टिकल 239AA ने ये भी कहा कि जो अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर बोले जाते थे उनको अब से हम एलजी बोलेंगे दिल्ली के लिए, ठीक है। साथ ही में अब एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए। ओके, जो सीट्स हैं इस असेंबली में वो फिल की जाएंगी डायरेक्ट इलेक्शन से। ओके, तो ये चीज भी, ये सारी चीजें आर्टिकल 239AA ने की, यानी कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने की, ठीक है। तो अब आपको अभी एक सीक्वेंस हम समझेंगे, जो यहाँ पे अभी तक एवोल्यूशन क्या है दिल्ली गवर्नमेंट का। यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, लेकिन आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन, तो ये चीज हमने देख ली। द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव पावर टू एन्यूमरेट एनीथिंग। तो आप कोई भी, अब देखिए यहाँ पे ना आपके प्रीलिम्स में आ सकता है कि एंट्रीज 1, 2 एंड 18 जो है स्टेट लिस्ट की, वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, ठीक है। तो दैट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि जो एंट्री 1 है स्टेट लिस्ट की वो पब्लिक ऑर्डर है, एंट्री 2 जो है स्टेट लिस्ट की वो पुलिस है, और एंट्री 18 जो है वो लैंड है। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड ऑफ स्टेट लिस्ट नहीं आती जुरिस्डिक्शन के अंडर, किसके? दिल्ली सरकार के, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ डिफरेंस। और साथ ही में देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए
यहाँ पे 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ही ये प्रोवाइड किया कि अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है एलजी और उनके मिनिस्टर्स के बीच में, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में किसी भी मैटर पे, तो एलजी शैल, आई यूज द वर्ड शैल, रेफर द मैटर टू द प्रेसिडेंट फॉर द डिसीजन। आप बताइए क्या करना है और क्या डिसीजन लेना है, और फिर जो प्रेसिडेंट डिसाइड करके बताते हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर एक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए इन इफेक्ट क्या है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तभी तो मिस्टर केजरीवाल बार बार कहते हैं पुलिस मेरी नहीं है, पुलिस मेरी नहीं है, मैं क्या करूं, है ना। लेकिन फिर उसके बाद पंजाब में बहुत सारा क्रिटिसिज्म उनको अब इसलिए मिल रहा है कि वहां पे तो पुलिस आपके पास थी। तो फिर अभी जो खालिस्तानी रिवाइवल हमने देखा और अजनाला इंसिडेंट देखा, सो व्हाट वर यू डूइंग इन दैट केस। सो a lot of पुलिस के बारे में थिंग्स राइट नाउ। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो देखिए अब क्या है, एक और एक्ट लाया गया था 2021 में, GNCTD एक्ट। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट, ये बेसिकली अमेंड कर रहा था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा, जो टर्म गवर्नमेंट यूज की गई है ना, जो कोई भी लॉ बनाती है लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली की, तो उसमें गवर्नमेंट शब्द जहां भी यूज हुआ गवर्नमेंट का मतलब है एलजी। ठीक है, और कोई भी आप एग्जीक्यूटिव डिसीजन लें, कोई भी, तो उससे वो बेसिकली नो वो एलजी ही लेंगे, एलजी के ओपिनियन के बाद ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये थी कि क्या अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो पहले एलजी का ओपिनियन लेने जाएंगे, या व्हाट वुड हैपन इन दैट केस। साथ ही में आप कोई भी रूल्स नहीं बना सकते अपने ही लेजिस्लेचर को। देखिए हर किसी का रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोकसभा के हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर राज्यसभा के हैं, तो वैसे ही रूल्स हर लेजिस्लेटिव असेंबली के होते होंगे, जो हर लेजिस्लेचर का राइट है सबसे कोर, है ना। पर आपके पास वो राइट नहीं है। ये एक्ट ने साफ साफ बोल दिया था दिल्ली सरकार को कि आपके पास, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि आप रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए कोई स्टेप ले सकते हैं। दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। अब देखिए एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, तो खैर ओके, चलिए मैं आपको ये बाद में बताऊंगी। तो आप ये बात जानते हैं कि जो ब्रिटिश एरा था, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो दो तरह की टेरिटरीज थी। ओके, एक तो बड़ी टेरिटरीज जिनको गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल जो थे, लार्जर टेरिटरीज, वो गवर्नर जनरल बेसिकली, या गवर्नर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। ओके ना, यू अंडरस्टैंड इट दिस वे। ब्रिटिश क्राउन था। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन बेसिकली दो तरह के लोगों को अपॉइंट करता था, एक गवर्नर और एक चीफ कमिश्नर। ठीक है, तो ये जो गवर्नर था, ये गवर्नर बड़ी बड़ी लार्ज टेरिटरीज की इनके डोमेन के अंडर आती थी। ठीक है, और ये जो चीफ कमिश्नर था, इनके पास स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन आया करते थे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो गवर्नर, आप जानते हैं गवर्नर वाली जो स्टेट्स होती थी, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस होते थे, वो बेसिकली वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन एग्जिस्ट किया करती थी। ये आप जानते हैं, एक समय के बाद ऑटोनॉमी मिलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, लेकिन जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे ना, वो मोर सेंट्रलाइज्ड थे। आपको ये बात पता है। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि दिल्ली है ना, दिल्ली उस चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में से एक है, तो ना इसको पहले कभी आज़ादी थी उस तरह की, पहले भी यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन थी, और आज भी, तो कुछ नया तो यहाँ हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो फिर अब क्या हुआ, हम आज़ाद हो गए। अभी तक तो ठीक है, आज़ादी से पहले जो चल रहा था सो चल रहा था, पर अब क्या हो गए, हम आज़ाद हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद 1950 में हमारा संविधान आया। 1950 में दिल्ली को बनाया गया पार्ट सी स्टेट। ओके, पार्ट सी स्टेट्स कौन से तरह की स्टेट्स थी, जिसमें फॉर्मर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, और साथ में थोड़ी सी प्रिंसली स्टेट्स भी थी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये पार्ट सी स्टेट्स में इंक्लूड की गई, जैसे अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये कुछ कुछ स्टेट्स थी, मणिपुर, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो पार्ट ए स्टेट्स थी ना, जो संविधान में 1950 में लिखी गई होंगी, पार्ट ए स्टेट्स सारी जितनी भी गवर्नर की प्रोविंसेस हुआ करती थी ब्रिटिश इंडिया की। ठीक है, अब थोड़ा लॉजिक लगाइए, पार्ट ए में सबसे बड़ी चीजें आई होंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे
इसमें 9 थी, 9 कुछ पार्ट ए स्टेट्स हुआ करती थी, आई थिंक असम, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पार्ट बी में आप सोचिए फिर क्या होगा, फॉर्म प्रिंसली स्टेट्स होंगी, ठीक है, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स, यू नो, फॉर जो बेसिकली गवर्न होती थी राज प्रमुख के द्वारा, ठीक है, वो सारी इसमें थी, एग्जिस्ट करती थी, जैसे हैदराबाद, मैसूर, ओके, पटियाला, ये सारी जगहें। फिर पार्ट सी स्टेट्स तो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मर कमिश्नर्स प्रोविंसेस। पार्ट डी टेरिटरी थी, एक सोल पार्ट डी टेरिटरी भी थी, वो थी अंडमान एंड निकोबार। तो ये was of course administered by लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। तो आपको पार्ट ए, पार्ट बी स्टेट्स और पार्ट सी स्टेट्स, ये तीनों के बारे में डिफरेंस, और पार्ट डी टेरिटरी कौन सी थी वो पता होनी चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली थी वो एक पार्ट सी स्टेट बनाई गई थी, ठीक है, 1950 में। अब 1951 में क्या हुआ, 1951 में एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई दिल्ली को, और साथ में चीफ मिनिस्टर की भी एक पोस्ट बनाई गई, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो पहले चीफ मिनिस्टर बने दिल्ली के वो थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव जी, ओके, जो 1952 से 1955 तक रहे। अब आप कहेंगे 1952 से 55 तक रहे, फाइन, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कोई नहीं आया, क्योंकि 1955 के बाद 1956 का एक एक्ट आ गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें दिल्ली को पार्ट सी से निकाल के, पार्ट सी स्टेट से, क्योंकि इस तरह की चीजें खत्म हो गई, उसके बाद एक यूटी बना दिया। तो दिल्ली एक स्टेट रही नहीं ना, तो चीफ मिनिस्टर की जरूरत क्या थी, उस समय की बात बता रही हूँ मैं आपको। दिल्ली को बना दिया गया एक यूटी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके। फिर उसके बाद आता है 1966 दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन दिल्ली। अब क्या होता है कि अब फाइनली एक दिल्ली की म्यूनिसिपल काउंसिल बनती है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, नॉट म्यूनिसिपल एक्चुअली, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में क्या होता है, 56 इलेक्टेड लोग होते हैं, 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें एलजी ऑफ दिल्ली एज हेड वर्क करता है, ठीक है। यही सिस्टम जो हम देख रहे हैं 1957 से लेके 1990 तक काम करता है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद 1990 तक ऐसे काम किया, फिर 1991 में आ जाता है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा कि आज से दिल्ली को हम एक स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, उसको हम एक डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली दे रहे हैं, उसको आज से हम एनसीटी ऑफ दिल्ली कहेंगे, ठीक है। उसके पास एक अपना चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, ओके, जिसको हमने 1956 में अबॉलिश होते देखा था, वो अब 1993 में, 1991 में तो आया, फिर इम्प्लीमेंट होने में 2 साल लग गए, तो 1993 में हमें फिर से एक डायरेक्टली इलेक्टेड सरकार मिलती है इस तरह से, ठीक है। और फिर 2021 में एक और चीज होती है, जीएनसीजेडी अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें बोल दिया जाता है गवर्नमेंट इज इक्वल टू एलजी। ये है एवोल्यूशन दिल्ली का, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन का। इश्यूज विद करंट सेटअप, अभी क्या दिक्कतें हैं, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया जो जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2021 का, वो डेफिनेटली आप लेजिस्लेचर के कोर पे हिट कर दिया आपने, कि आप अपने प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कैसे होने हैं उसके लिए रूल्स ही नहीं बना सकते। नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ एलजी एक्शन, एलजी अब सरकार है, ठीक है, एलजी सरकार है। तो अब जो हमने ऊपर देखा था आर्टिकल 239 ए बी, आर्टिकल 239 ए तो मैंने बता दिया, आर्टिकल 239 ए बी क्या करता है, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात करता है, कि जब गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स देन इमरजेंसी वुड बी प्रोवोक्ड, ठीक है। तो अब जब गवर्नमेंट एलजी बन गए, ठीक है, तो फिर एलजी को ही रिपोर्ट देनी होती है, गवर्नर रिपोर्ट देते हैं ना कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो हो रहे, तो मिस्टर प्रेसिडेंट यू कैन अप्लाई प्रेसिडेंट रूल, ओके। तो बाय इमरजेंसी ऑफ कोर्स आई मेंट प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो फिर एलजी क्या खुद के खिलाफ ही, गवर्नमेंट तो वो खुद ही है, तो एलजी क्या खुद ही के खिलाफ रिपोर्ट भेजेंगे अब प्रेसिडेंट को, क्या आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया अब, ठीक है। तो यही सारी चीजें, और साथ ही में इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। जो एलजी है वो नॉमिनेटेड है, एलजी अपॉइंटेड एक फिगर है, लेकिन जो
डायरेक्टली इलेक्टेड सरकार आ रही है उसके पास पावर्स नहीं है, एलजी के पास सारी पावर्स हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगी इससे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल, और जो आपने डीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट लेके आए वो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि वो एक्ट ही सुप्रीम कोर्ट की 2018 की जजमेंट के खिलाफ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर लाइए, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट होना चाहिए, अडॉप्टिंग फाइन मिक्स्ड बैलेंस। देखिए क्या है ना कि स्पेशल स्टेटस तो है दिल्ली के पास, तो दिल्ली के पास अपनी डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, गुड इनफ, इट्स लाइक अ स्टेट। पर कुछ फंडामेंटल कंसर्न्स भी हैं दिल्ली को लेके, क्योंकि नेशनल कैपिटल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत सेंसिटिव रीजन है ना। तो एक फाइन मिक्स्ड बैलेंस, स्टेटहुड तो शायद कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। तो पर बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पावर्स को भी इन्फ्रिंज करना वो भी गलत है। तो फाइन मिक्स्ड बैलेंस ले आइए, रिड्यूसिंग पोलिटिसाइजेशन, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि एक्चुअल में देखिए क्या है ना, कोई भी फेडरल प्रॉब्लम नहीं होती। एक पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही अच्छी थ्योरी है जो ये कहती है कि भारत के केस में, भारतीय द्वारा एक लिखी हुई एक थ्योरी के बारे में बात कर रही हूँ, कि भारत के केस में कोई ऐसे कुछ कंपेटिटिव, यानी कि कुछ फेडरलिज्म के कोई खिलाफ नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट्स हमेशा इनसिक्योर रहती हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि केंद्रीय सरकार उनकी एरिया को इन्फ्रिंज करता है। ऐसा तब क्यों नहीं होता कि जो स्टेट गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी भी वही है जो केंद्रीय लेवल पर रूलिंग पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी बेसिकली डिफरेंसेस हैं, ना कि स्टेट सेंटर्ड डिफरेंसेस। तो दैट हैज टू एंड सम टाइम, ओके। और साथ ही में वही सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। इलेक्शंस एंड टेक्नोलॉजी, अब देखिए इलेक्शंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ कुछ बहुत खास समझाने वाला है नहीं। दिस ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन, बट स्टिल मैं आपको एक कर्सरी यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या आपको पता होना चाहिए और हम इसे डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी एट न्यू दिल्ली, ठीक है। देखिए समिट फॉर डेमोक्रेसी क्या है, एक इनिशिएटिव है जो यूएस प्रेसिडेंट द्वारा लाया गया था और होस्ट किया गया था दिसंबर 2021 में। समिट फॉर डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है कि सारी जितनी भी पार्टिसिपेंट नेशंस हैं वो बेसिकली डेमोक्रेसी कोहॉर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी में पार्ट लेती हैं, अपनी नॉलेज शेयर करती हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज शेयर करती हैं, हमारा क्या एक्सपीरियंस है हमारी डेमोक्रेसी के साथ, हम कैसे इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। और जो भारत है, भारत के जो इलेक्शंस हैं उन्हें गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है इलेक्शन प्रोसीजर को, ठीक है। इतनी बड़ी जनता, जब हम आजाद हुए, लिटरेसी इतनी कम, लोगों को ये भी नहीं पता कि इलेक्शन होता क्या है, कभी पता ही नहीं था ना राइट भी मिल सकते हैं, हमेशा किसी के अंडर रहने की आदत थी ना। तो इतनी इलिटरेसी में जब सबने कहा कि इंडिया वुड फेल, इंडिया वुड डूम, इंडिया फ्लरिश्ड, and look at the position India has acquired today because of our free and fair electoral procedure, the gold standard of our elections। ऐसा किसने कहा है, हिलैरी क्लिंटन ने कहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है। तो इसीलिए इंडिया से ऐसा बहुत कुछ है जो बाकी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज हैं वो सीख सकती हैं, और इसीलिए भारत ने कहा है कि हम लीड भी करेंगे इसको। वी वुड प्रोवाइड यू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सो दैट आप भी उस तरह से, क्योंकि आप हमें गोल्ड स्टैंडर्ड कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देंगे कि इस तरह के इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है कि आईसीटी का बहुत रोल है, ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का इलेक्शन की इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने में, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे इन्होंने 4 भागों में इसे डिवाइड कर दिया, जो आप अपने आंसर में भी कर सकते हैं कि कुछ प्री इलेक्शन लेवल पे आईसीटी का रोल आता है, कुछ इलेक्शन वाले दिन आईसीटी का रोल होता है, फिर कुछ पोस्ट इलेक्शन आईसीटी का रोल आता है, और फिर कुछ अदर एक्टिविटीज भी हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प। अब प्री इलेक्शन क्या होता होगा, इलेक्टोरल रोल्स बनाना, इलेक्टोरल रोल्स मैनेजमेंट सिस्टम, कौन कौन से इलेक्टर हैं, कितने इलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने इलेक्टर हैं, एज, ये सब कुछ इलेक्टोरल रोल बनाना, किसने आगे वोट डालना है, ठीक है, वो लिस्ट बनाना। तो यू automate ECI field functions through standardized application and data formats, digitization of electoral rolls and electors photo identification card, epic number, हर चीज डिजिटली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज, फिर उसके बाद इलेक्शन वाले दिन क्या होता है, कम्युनिकेशन प्लान फॉर इलेक्शन ट्रैकिंग, जिसे हम COM-ET कहते हैं, जिसमें हम कंप्यूटराइज कर देते हैं सारी कम्युनिकेशन डिटेल्स को,
हर पोलिंग स्टेशन जो है कंट्री का वो एक दूसरे से लिंक्ड होता है, सो दे कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू COM-ET. इट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द 2008 स्टेट असेंबली इलेक्शंस. इलेक्शन वाले दिन की हम बात कर रहे हैं. और साथ ही में जो पोलिंग स्टेशंस पे पोल प्रोसीडिंग्स उनको वीडियो स्ट्रीम भी किया जाता है. पहली बार ये हुआ है तमिलनाडु के केस में, लाइव रिकॉर्डिंग हुआ था सारे पोलिंग प्रोसीजर का. कब हुआ था? 2009 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान. पोस्ट इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स का डिसेमिनेशन करना, सबको इन्फॉर्म करना, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, सबको बताना ये पार्टी जीती है, ये नहीं जीती है, इतना परसेंटेज वोट इन्होंने एक्वायर किया, इतना नहीं, इतनी सीट्स मिली हैं. ठीक है, किसके माध्यम से? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से. और क्या है? देखिए, और एक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वोटर अवेयरनेस. आप जानते हैं अभी रिसेंटली एक हमारी वीडियो का थंबनेल भी था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने नेशनल वोटर अवेयरनेस डे पे क्या एक सॉन्ग निकाला है, मैं भारत हूँ मुझ में भारत है, राइट. तो इस तरह से आप यंग वोटर्स जो हैं उनको बताते हैं कि ये आपकी ड्यूटी है. ओके, जब आप डेमोक्रेसी को अब्यूज करते हैं कि हमारे भारत में कुछ हो नहीं रहा, इट इज नॉट वर्किंग फाइन, दिस इज नॉट फाइन, तो जब आप उसके सुधार के लिए, अगर आपको सच में ही कुछ लगता है उसके सुधार के लिए आप वोट भी नहीं डालने जाते, तो आप कैसे ही एलिजिबल है इतना अब्यूज करने के लिए? ठीक है, तो इट इज योर राइट एज वेल एज योर ड्यूटी, आप जाके वोट कीजिए. तो ये चीज बेसिकली, बाकी और एक्टिविटीज हैं जो सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, इन तरह से होती हैं. साथ ही में वेबसाइट फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, अगर आपके इलेक्टोरल रोल में आपका नाम नहीं आया तो ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं. Women in judiciary. Now this is of course a very important article. Let me just check. Okay. आप जानते हैं विमेन इन जुडिशरी पे भी 2021 का, अगर आप मेंस का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे GS 2 का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है विमेन इन जुडिशरी पे. ठीक है, तो इट इज ऑलवेज वेरी गुड कि आप विमेन इन जुडिशरी पे क्वेश्चन आता है तो आप ये सारा डेटा बना के आए. सारा नहीं तो एटलीस्ट ये तो बना के आए. ठीक है, तो कैसे? इसमें क्या लिखा है? विमेन इन टोटल वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ जजेस. तो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में देखिए हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं. सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स का जो परसेंटेज है वो विमेन है, 35.1%. यहाँ भी 50% नहीं है, पर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में 35.1% ऑफ जो बेसिकली जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो जजेस हैं वो 35.1% विमेन है. ठीक है, हाई कोर्ट्स में 13.2% और सुप्रीम कोर्ट में केवल 12.5%. सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है? 34. कब की गई है? 2019 में. जब सुप्रीम कोर्ट बना था, जब संविधान आया था, तो कितनी स्ट्रेंथ बोली गई थी? 8 जजेस. ये बातें कुछ कुछ आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, 35.1% जजेस हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में विमेन, 13.2% है हाई कोर्ट्स में और 12.5% है सुप्रीम कोर्ट में. सो दिस इज द आप ये जो ग्राफ बना के आ सकते हैं. साथ ही में नो विमेन जज इन 5 हाई कोर्ट्स. 5 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पे कोई भी वुमन जज नहीं है. तो आप ये मैप बना के आ सकते हैं. उत्तराखंड हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट. उत्तराखंड, पटना, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा. यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है कि सारे एडवोकेट्स के केवल 15% विमेन एडवोकेट्स हैं. साथ ही में जो कुछ अच्छे पॉइंटर्स में सिक्किम, तेलंगाना और दिल्ली, ये 3 जगहें ऐसी हैं जहां पे इन तीनों हाई कोर्ट्स के जो 1/4 यानी कि क्वार्टर विमेन है यहाँ के जजेस. ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. सिक्किम, तेलंगाना एंड दिल्ली. 5 ऑफ अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो 11 विमेन जिन्होंने SC जजेस के रूप में सर्व किया है, उसमें से जो 5 विमेन जजेस हैं वो पिछले 3 साल में ही अपॉइंट की गई हैं. ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि इतनी बड़ी हिस्ट्री में, हमारे को आजाद हुए, आजादी का अमृत महोत्सव, इतने 75 ईयर्स में केवल 11 विमेन जजेस आई हैं और उसमें से भी 5 अभी हमने पिछले 3 साल में अपॉइंट किए, और उससे पहले इतने सालों में केवल 6 ही सुप्रीम कोर्ट जजेस विमेन थी. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ओके, नाउ अब व्हाट इज द न्यूज? हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली देखा है एक ऑल वुमेन बेंच
ठीक है, ये केवल हिस्ट्री में तीसरी बार हुआ है कि एक ऑल वुमन बेंच बैठा था एक केस को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, तो एक 2013 में ऐसा हुआ है, फिर 2018 में और फिर 2022 में। ओके, इन हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, ऑल वुमेन मतलब बेंच पे सारी विमेन जजेस थी। तो वो कौन सा केस सुन रही थी? बेसिकली ट्रांसफर पिटिशंस इन्वॉल्विंग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स एंड बेल मैटर्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करंटली हैज ओनली 3 विमेन जजेस एंड द कंट्री, आप जानते हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना जो डीमोनेटाइजेशन की अभी जजमेंट आई उसमें भी थी। ठीक है, और साथ में जो जीएम मस्टर्ड पे जो बेंच बैठा है उसमें भी थी। तो जो जस्टिस बीवी नागरत्ना है, शी वुड बिकम द फर्स्ट वुमन टू सर्व एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड दैट टू ओनली इन 2027। अगेन आजादी का अमृत महोत्सव, पर हमें आज तक एक भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमन नहीं मिली है। 2027 में मिलेंगी वो भी जाके, दैट इज ऑल्सो लाइक प्रोबेबल। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन इन जुडिशरी तो चाहिए ही क्यों, सब तो अच्छा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी तो अच्छी ही है हमारी, केशवानंद भारती जैसी जजमेंट आई है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने की हैं। तो वुमेन की जरूरत ही क्यों है फिर? क्योंकि विमेन अपने साथ लेके आएंगी डाइवर्सिटी। अगर हम कहते हैं भारत की सोसाइटी, राइट, भारत की सोसाइटी में जितने भी सेगमेंट्स हैं वो हर इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंट होनी चाहिए। हर इंस्टीट्यूशन जो है भारत का वो मिरर करना चाहिए किसको? हमारी सोसाइटी को। हम कहते हैं कि अगर कहते हैं कि स्केड्यूल्ड कास्ट की रिप्रेजेंटेशन, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की, ओबीसी की अगर रिजर्वेशन हमें मिलती है पार्लियामेंट में, राइट, ताकि जो सोसाइटी को मिरर कर सके पार्लियामेंट हमारा। जब हम कह रहे हैं वॉइस ऑफ द पीपल इज वॉइस ऑफ द पार्लियामेंट, तो वॉइस ऑफ द पार्लियामेंट में सारे सेगमेंट्स होने चाहिए, राइट। तो वैसे ही जो जुडिशरी है, जुडिशरी पे हर रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसीलिए हमें डाइवर्सिटी की जरूरत है जुडिशरी में भी। क्यों? देखिए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जुडिशरी के पास जहाँ पे एक विमेन पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, जो मे बी ऑल मेन जज बेंच जो है, क्या पता वो उस तरह से वो चीजें समझ ही ना पाए। अगर एक विमेन पिटिशनर आई है और वो एक अपना पर्टिकुलर केस लेके आई है, मे बी दे डोंट इवन अंडरस्टैंड, नॉट दैट दे आर नॉट गुड, दे आर गुड, दे आर experienced people, but the fact is they haven't had such experiences, है ना। तो जो विमेन जजेस हैं वो उस चीज को बेहतर समझ पाएंगे, एक जेंडर पर्सपेक्टिव आएगा, डाइवर्सिटी। पॉइंट नंबर 2, बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट। जो भी कोर्ट की जजमेंट आएगी, फॉर एग्जाम्पल एक ऑल मैन बेंच ने विमेन के राइट्स के खिलाफ अडल्ट्री में, या विमेन को इनहेरिटेंस राइट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसमें इस तरह का कोई जजमेंट दिया, उस जजमेंट की लेजिटिमेसी तब तक एस्टैब्लिश नहीं हो सकती जब उस पर्टिकुलर बेंच में एक विमेन भी थी। क्योंकि ये बात हमेशा दिमाग में रहेगी कि जो मेन हैं दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि विमेन को किस तरह के डिफिकल्टी से गुजरना पड़ता है। मे बी द मैन डोंट इवन वांट कि उन्हें कोई इनहेरिटेंस राइट मिले, तो इसीलिए जजेस ने ये किया। मे बी द मैन आर हैप्पी अडल्ट्री के साथ, हेंस दे आर नॉट सॉर्ट ऑफ डूइंग समथिंग अबाउट इट, इस तरह की चीजें। ठीक है, सो यू बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट और आपकी सारी जजमेंट्स को एक लेजिटिमेसी मिलती है। ओके, और साथ ही में सबसे बड़ी बात है विजिबिलिटी ऑफ विमेन। एक जो विमेन है, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि नोबडी वुड अंडरस्टैंड, क्या ही करना है, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो तो कभी सुना ही नहीं जाएगा और समझा नहीं जाएगा, तो हमारी ही इंसल्ट होगी। अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस है, इट्स इंसल्टिंग टू अस ओनली, व्हाई शुड वी टेक इट, है ना, एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन जब हमें पता है कि जो बेंच है वो विमेन वहां पे होंगी होंगी, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें नहीं, दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द विमेन इन अदर जेंडर। उनकी जस्टिस सिस्टम इंक्लूसिव बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी बनेगा। ये कीवर्ड्स हैं जो आपने यूज करने हैं। ठीक है, अगर हम डेमोग्राफी जो है कोर्ट की, जो लॉन्ग एस्टैब्लिश डेमोग्राफी है, मेन मेन मेन, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। रीजंस क्या है अभी तक लो रिप्रेजेंटेशन क्यों है विमेन की जुडिशरी में? सोशल फैक्टर्स। अभी क्या है कि देखिए, विमेन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी फेमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, घर का काम, और फिर जो लॉ है ना, लॉ एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे वर्क आवर्स फ्लेक्सिबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है, इतना काम तो इतना काम। ठीक है, तो फिर आप अपने घर की सारी जिम्मेदारियां, आपके बच्चे, तो यू ड्रॉप आउट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, तो ये चीज, और फिर साथ ही में जब आप ड्रॉप आउट ही कर जाते हैं, फिर अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, तो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए लॉयर को कम से कम 7 साल की कंटिन्यूस लीगल प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कंटिन्यूस लीगल प्रैक्टिस कहाँ से होती है? क्योंकि आपने तो ड्रॉप आउट कर दिया ना अपनी फैमिली के लिए, तो बहुत सारी विमेन के लिए एंट्री लेवल बैरियर भी हो जाता है। ठीक है, जेंडर डिस्पैरिटी इन द जुडिशरी।
ओके अभी देखिए ये भी केस देखा गया है कि बार टू बेंच यानी कि लॉयर्स टू जजेस बनने का जो सफ़र है उसमें विमेन को बहुत एलिवेट नहीं किया जाता। फिर अब इसमें भी आप कहेंगे कि मिस्टर रिजिजू शायद सही कहते हैं कि जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ नेपोटिज्म एंड ऑल ऑफ दैट। सो वी नेवर नो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। कॉन्ड्यूसिव वर्क प्लेस बनाइए, जो मेन है जो विमेन प्रॉब्लम है वो सबकी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये समझ जब तक आप ये समझना शुरू नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, और ये हर जगह लागू होता है। ये पॉश एक्ट है उसमें भी यही बात है कि कॉन्ड्यूसिव बनाइए वर्क प्लेस को, जुडिशियल बेंचेस, young female lawyers participation in the court to break the myth of perception। ओके अगर 15% जो लॉयर्स हैं सिर्फ वही विमेन है तो इट हैज़ टू गो अप, देयर इज अ लॉन्ग रोड। ओके जो यंग फीमेल लॉयर्स हैं उनको प्रेरित करना चाहिए कि आप बढ़ चढ़कर पार्ट लें। अफर्मेटिव एक्शन, यहाँ भी रिजर्वेशन के बारे में सोचा जा सकता है, जैसे हमारे एक एक्स सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, आई थिंक सीजेआई रमना ने कहा है कि 50% अब 50% तक की रिजर्वेशन दी जा सकती है हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट, देखिए यहाँ पे भी बोला जाता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जजेस है ना, उनके जो एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स है उसमें रिजर्वेशन एग्जिस्ट करती है इस तरह की कोई बाकी पर्टिकुलर फैक्शंस के लिए, तो इट वर्क्स। तो हायर जुडिशरी के लिए भी की जा सकती है। क्योंकि देखिए क्योंकि 50:50 अगर पॉपुलेशन विमेन टू मेन की है तो 50:50 पॉपुलेशन हर इंस्टीट्यूशन में दिखनी चाहिए मेन टू विमेन की, जो नहीं दिखती अगर हम बिल्कुल बाइनरी टर्म्स में बात करें तो। ओके सो रिजर्वेशन कैन बी कंसिडर्ड। हायर रेट ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन बिल्कुल होना चाहिए, लोअर कोर्ट्स टू हायर कोर्ट्स, मोर वुमेन। ओके रीओरिएंट एजुकेशन सिस्टम इन सच अ वे जो वर्क लाइफ बैलेंस समझाया जाए। देखिए जो चाइल्ड बेयरिंग है ना, बच्चे को पैदा करने की जो प्रक्रिया है वो विमेन तक वो सीमित होती है। ऑफ कोर्स दे कैन ओनली बेयर द चाइल्ड, दे कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, पर जो चाइल्ड रेयरिंग है ना, बच्चे को नर्चर करना और पालना, वो केवल विमेन का काम नहीं होना चाहिए, वो दोनों का काम होता है। ठीक है, तो ये चीज शुरुआती समय से ही सबको सिखानी बहुत जरूरी है बच्चों को। ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस वही होता है। ड्रॉप आउट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप ही के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ही अपने बच्चों को संभालना है। तो वहां पे डिमार्केट की नहीं हुई ना, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैन विमेन, ये समझाया ही नहीं गया कभी। ओके तो इसलिए वही ड्रॉप आउट करेंगे। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गवर्नेंस यानी कि एथिक्स एंड गवर्नेंस के सेक्शन के लिए भी, GS4। ओके आपके GS1 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट और आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम से ज्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं। वो ये नहीं जानना चाहते कि अभी जो आया है वो क्यों, उसके बारे में बता दो हमें, क्या पता है आपको। वो ये जानना चाहते हैं अभी जो स्टेप लिया गया है कुछ तो पिछले स्टेप में कमी रही होगी जो इस वजह से हमें ये स्टेप लेना पड़ा। ओके तो पिछले स्टेप के बारे में आपसे सवाल पूछेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके तो देखिए यहाँ पे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, विच इज एम्ड एट इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स लैकिंग ऑन वेरियस डेवलपमेंट पैरामीटर्स। देखिए क्या है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया था 2018 में जिसने 112 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट होता है पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक होता है, फिर ब्लॉक के नीचे विलेज होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो ठीक है हमें एवरेज इंप्रूवमेंट दिख गई बहुत ज्यादा, लेकिन उन डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कुछ ब्लॉक्स ऐसे रह गए जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं आज भी। एवरेज से हमें नहीं दिख रहा ना कि क्या परफॉर्म कर रहा है, हमें हमने कह दिया एवरेज डिस्ट्रिक्ट बहुत ऊपर बढ़ गया। इट डजंट वर्क दैट वे राइट। तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं, हमें उन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ओके फर्स्ट अनाउंस, तो पहली बार जब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2022-2023 में, लेकिन इसका मेंशन, इसका वर्णन हमने 2023-2024 बजट में भी देखा है। ठीक है, तो अगर आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट आ जाए बाय चांस के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 2023-2024 में इंट्रोड्यूस किया गया या अनाउंस किया गया, जी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फीचर्स क्या है एस्पिरेशन एबीपी के, कि ये कवर करेगा 500 ब्लॉक्स को 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। एड ऑन होंगे बाद में, पर इनिशियली तो 500 ही ब्लॉक्स हैं। अब इनके 500 ब्लॉक्स के आधे से ज्यादा जो ब्लॉक्स हैं वो केवल 6 स्टेट्स में स्थित हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ब्लॉक्स हैं, फिर उसके बाद बिहार में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर झारखंड, उड़ीसा, फिर लास्ट है वेस्ट बंगाल।
यूपी नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे बिहार, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश। एटलीस्ट ये 3 तो याद रख लीजिए। ओके हमें क्या करना है, कुछ कुछ जो डोमेन्स हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एडुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों में हमें बेसिकली ये जो इसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं इस इन ब्लॉक्स में सैचुरेशन लेके आनी है, यानी कि जितना जो हमने बेंचमार्क रखा हुआ है उतना मिले इन तरह की सर्विसेज उनको। 15 की सोशल इकोनॉमी 15 की सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं KSIs, इन मल्टीपल डोमेन्स में, जिस पे बेसिकली इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको कंपेयर किया जाएगा, आपकी रैंकिंग आएगी 15 की सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, और स्टेट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप और एडिशनल स्टेट स्पेसिफिक की सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लोकली हर चीज़ डिफरेंट है, तो उन लोकल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए पीरियोडिक रैंकिंग्स आएंगी, रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस को की थीमेटिक एरियाज में, ताकि हेल्दी कंपटीशन हो और यू डेवलप एज अ होल। ओके, गवर्नेंस इंप्रूव होगी, जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव्स हो, सबको कन्वर्ज किया जाएगा और आउटकम्स डिफाइन किए जाएंगे कि यहाँ तक हमें पहुंचना है। फिर मॉनिटर किया जाएगा कि वहां तक हम पहुंच रहे हैं कि नहीं, आर वी ऑन ट्रैक और नॉट। ओके, वाई फोकस ऑन ब्लॉक डेवलपमेंट? ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल पे जो फोकस है वो 1952 से शुरू हो गया था, जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था मिस्टर नेहरू की सरकार द्वारा। ओके, तो इसीलिए हमें पता है कि ये ब्लॉक लेवल गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनेट शेयर नहीं देना डेवलपमेंट का, लार्जर देन प्रोपोर्शनेट शेयर देना है मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल सेक्शंस को। ओके, लोकली अडेप्टेबल प्लानिंग, क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच तो हर कोने, कंट्री के हर कोने पे नहीं लागू की जा सकती, इसलिए लोकल प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। ओके, भाई ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन इससे होगी, और कॉन्वर्जेंस एंड अचीवमेंट ऑफ टारगेट, जिससे SDGs भी हम अटेन करेंगे। ऑफ कोर्स एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए, 2018 में से लागू किया गया था। 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को, 26 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी, ये आपको याद होना चाहिए ये वाला नंबर। फोकस क्या था? स्टेट लेवल मेन ड्राइवर थे स्टेट गवर्नमेंट, दे पर्सूट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग देम। ओके, लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए, उनको इम्प्रूव कीजिए, जिनको बहुत इजीली इम्प्रूव किया जा सकता है, फिर रैंकिंग आती थी। आपके लिए जो समझना बहुत जरूरी है कि ADP में 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे, और ABB में क्या है, 15 की सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो KPIs होता था इनमें। ठीक है, जो ADP के 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे, वो अंडर 5 ब्रॉड सोशो इकोनॉमिक थीम्स थे: हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, education, agriculture and water resources, financial inclusion, skill development and basic infrastructure। ठीक है, तो इन बेसिस पे क्या होता था, एक आती थी डेल्टा रैंकिंग और एक आती थी बेस लाइन रैंकिंग। अब देखिए, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। एक होता है ऑनलाइन डैशबोर्ड ADP के केस में, जिसे हम चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड कहते हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड में क्या होता है कि आपकी पिछले महीने की डिस्ट्रिक्ट की क्या परफॉर्मेंस थी, आपको अगले महीने की 20वीं तारीख तक अपडेट करना होता है इस डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो फिर आपका वो जो पिछले महीने की जो आप अपनी अपडेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो पिछला महीना पिछले से पिछले महीने से कितना बेटर है, ये ऑटोमेटिकली आपकी रैंक जनरेट हो जाती है इस डैशबोर्ड पे। इसे हम कहते हैं मंथ ऑन मंथ जो ये रैंकिंग आती है ना, इंप्रूवमेंट होती है, इसे हम डेल्टा रैंकिंग कहते हैं। बेसलाइन रैंकिंग में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट की क्या परफॉर्मेंस थी कंपेयर्ड टू अ पर्टिकुलर बेसलाइन ईयर, जिससे हम शुरुआत हुए बेहतर बेटरमेंट करना अपनी। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और 3C अप्रोच है ADP का। ओके, कॉन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। और साथ ही में यहाँ पे क्या सक्सेस स्टोरीज हैं, यहाँ पे मैं आपको 2-3 बताऊंगी, आप इसमें से कुछ 1-2 लिख सकते हैं अगर आपके कोई भी आंसर आए। जैसे गुमला इन झारखंड, करौली इन राजस्थान, नामसाई इन अरुणाचल प्रदेश। इन केसेस में क्या हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बेबीज की, दे हैव गॉन अप, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं होती, जो घर पे या इस तरह से डिलीवरीज होती हैं, उसमें बच्चों की जान जाने की संभावना और माँ की जान जाने की ज़्यादा हो जाती है। तो 40% से 90% चली गई है बिकॉज ऑफ ADP।
ओके जो कुपवारा बेसिकली जम्मू कश्मीर का, इट हैज इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स विद फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी लेस देन 50% से 95%. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक द वीडियो.